नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है योर स्टॉक्स में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यवतम। और अगले 1 घंटे आप सभी के सवालों का जवाब हमें शो में लेने की कोशिश करेंगे और साथ ही अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार मार्केट्स पे नजर डाल ले तो आज काफी म्यूटेड सेशन देखने को मिल रहा है अभिषेक, क्योंकि अगर हम निफ्टी की बात करें तो करीब 25 अंकों की वहां पे अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बैंक निफ्टी में गिरावट थोड़ी सी ज्यादा है, पर 150 अंकों से ज्यादा की यहाँ पे हम कमजोरी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं बाजार संभलने की कोशिश कर रहे हैं और निफ्टी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि 18,000 का जो स्तर है उसको पकड़े रहे। पर कुछ गेनर्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल स्पेस आज फिर से उछलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही कई सारे मिक्स सेक्टर्स हम देखेंगे जिसमें कि स्टील पैक और मेटल पैक जो है फिर से एक बार लीड करते हुए देख रहे हैं, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में शामिल हैं। वहीं लूजिंग साइड की बात करें तो कमजोर नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प में करीब 0.25% की यहाँ पे गिरावट हम देख रहे हैं। उसके बाद इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज और बीपीसीएल निफ्टी के कुछ टॉप लूजर्स में शामिल हैं। पर ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर आपको अभी भी अच्छी ही नजर आ रही है, क्योंकि एनएससी में बढ़ने वाले शेयर्स करीब 1130 हैं, उसके अलावा गिरने वाले शेयर्स 825 ही हैं फिलहाल। पर अभिषेक, कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जी डेफिनेटली सृष्टि, थोड़ी सी स्टेबिलिटी के संकेत जरूर मिल रहे हैं और वो संकेत कल से ही मिल रहे थे, क्योंकि 18,000 के नीचे थोड़ा गोता लगाया था, लेकिन अब वहां से बाजार ऊपर आया। आज अच्छी चीज़ हो रही है। कल हमने देखा था कि मेटल्स कमजोर थे, आज मेटल से सपोर्ट मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये तीनों शेयर इंडेक्स को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स को देखेंगे तो बाजार जो है ज़्यादातर शेयर आपको हरे निशान में दिखेंगे और अब 1125 शेयर एनएससी पर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और 829 शेयर हैं लाल निशान में। हालांकि इंडेक्स के लेवल पर आपको हल्की सी सुस्ती दिखेगी, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि 18,000 का जो स्तर है उसको निफ्टी पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है। बजाज फिनसर्व आज लीड कर रहा है 3.25% की तेजी के साथ, और इसके अलावा अल्ट्राटेक में भी है 2.25% के आसपास की मजबूती। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो ऑटो स्टॉक्स थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं और आईटी में जो कमज़ोरी थी वो थोड़ी सी आज और एक्सटेंड हो रही है। टॉप लूजर्स में शामिल है इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला जारी है और उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन में काफ़ी तेज़ बढ़ोतरी हुई है। तो इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, उसको काबू में करने के लिए दरें बढ़ानी पड़ी हैं और उसका एक और असर ये हुआ है कि यील्ड्स भी ऊपर गई हैं। ऐसे में इंटरेस्टिंग सिनेरियो एक ये हुआ है कि अगर आप एफडी के मुकाबले, अगर आप बैंक की एफडी के मुकाबले कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड को अगर आप तुलना करेंगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी स्विचिंग चल भी रही है। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कॉर्पोरेट अगर हम बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पर जोखिम क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मैक्रो मोज़ैक इन्वेस्टिंग एंड रिसर्च के मनीष डांगी। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे मनीष जी, बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यील्ड्स ऊपर जा रही हैं और यील्ड होती क्या है दरअसल? यील्ड एक अमूमन भाषा में तो ऐसे ही माना जाएगा जैसे एफडी कोई आपको 7% का इंटरेस्ट देती है, तो आप मान सकते हैं कि 100 रुपए अगर किसी बैंक को देंगे तो वो आपको 1 साल बाद में 107 रुपए वापस से रिटर्न देगा। आप 10 साल का अगर एफडी करेंगे या बॉन्ड खरीदेंगे और 7% पे खरीदेंगे तो सिमिलरली आपको हर साल आपको 7% मिलेगा। तो यील्ड बेसिकली आपके आज के 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अगले 1 साल, 3 साल, 5 साल जितने भी मेच्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट, फिक्स डिपॉजिट हो, बॉन्ड हो, आप कितना उस पर पाएंगे उसको यील्ड बोला जाता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्याज और यील्ड के मतलब सेम ही है, बस दो शब्द अलग अलग हैं? तो ब्याज दर जो है वही यील्ड है। आप जब होम लोन 8% पे या 9% पे बैंक से लेते हैं तो बैंक के लिए वो यील्ड है। आपके लिए वो जो भी ईएमआई के थ्रू आप दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट या ब्याज दे रहे हैं वो है। ठीक है, नमस्कार मनीष जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपने काफ़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया, पर अगर हम देखें तो डिफरेंस है, क्योंकि देखिए ब्याज दरें तो बढ़ रही हैं। एफडी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये दोनों ही जो है एक थोड़े से डिफरेंस पे प्ले करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है
आपके समझ में कौन सा अभी बेहतर विकल्प रहेगा निवेशकों के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी पोजीशन को देखते हुए जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ रही हैं, निवेशकों को कहाँ पे दाव लगाना चाहिए? तो एक आम निवेशक को सबसे पहला ये व्यू लेना चाहिए कि मैं जिस बैंक में हमेशा बैंक करता हूँ, सिर्फ वो अकेला बैंक नहीं है हिंदुस्तान में जो आपको एक ठीक इंटरेस्ट रेट देगा। तो आप अपने दोस्तों से गूगल पे जाकर के म्यूचुअल फंड एडवाइजर से पूछिए कि कौन सा बैंक बेहतर इंटरेस्ट रेट दे रहा है। आज की तारीख में एक ऐसा बैंक भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसने कल या परसों में साल भर का पैसा 8% पे रेज किया है। और कई सारे जो हमारे स्टेट बैंक हैं वो 6.5-7% पे भी के आसपास में पैसा रेज कर रहे हैं। अब ये सभी मोटा मोटी सारे बैंक जो है वो काफी अच्छे हैं, आप किसी में भी पैसा दे सकते हैं, लेकिन कोई आदमी 8% भी दे रहा है। सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड को एक्सेस करने के लिए एक आम आम इन्वेस्टर के लिए उपाय यह है कि वो एक अच्छे से म्यूचुअल फंड के पास जाए, जो 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 पहले 5 या पहले 10 म्यूचुअल फंड जो ठीक ठाक पैसा मैनेज करते हैं, और उनसे उनके शॉर्ट टर्म फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के अंदर अपना पैसा डाले। वहां पे भी जो यील्ड है वो करीबन 7.5-8% के आसपास है। तो अगर एक निवेशक सिर्फ बैंक ही में जाना चाहता है क्योंकि उसको ये समझ नहीं है म्यूचुअल फंड की, तो वो अपने एक नेबरहुड बैंक के अलावा भी दूसरी चीजों को एक्सप्लॉइट करें। कई सारे बैंक्स अगर आज बेहतर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, वहां वहां साल भर 2 साल का पैसा डालें। और म्यूचुअल फंड तो खैर है ही है, जो एचएनआई है, जो जिनका टैक्स का ब्रैकेट ज्यादा है, उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत फायदेमंद है। बिकॉज 3 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टैक्स रेट है, बिना में कॉम्प्लिकेशन में जाए हुए मोटा मोटी आपका टैक्स रेट जो है वो काफी कम हो जाता है। अगर आप 40% टैक्स देते हैं तो उसकी बजाय आपको शायद 10-12-13% ही टैक्स देना पड़ेगा आपके कैपिटल गेन पे। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी यील्ड 7.5 के आसपास में हो गया है। जी मनीष जी, एक और चीज़ होती है कि जब हम कंपनी के पास पैसा पार करते हैं, खासतौर से किसी प्राइवेट कंपनी के पास, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेके कंसर्न्स होते हैं। बैंक में रिलेटिवली लोग थोड़ा सा सेफ फील करते हैं, उसमें भी पीएसयू बैंक की बात होती है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा सेफ्टी महसूस होती है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभी मान लीजिए किसी का अगर पैसा पीएसयू बैंक में कहीं एफडी में पड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि कम से कम 2-2.5% के आसपास के डिफरेंसेस हैं अमूमन, अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें और बैंक एफडी की बात करें। आप स्विच करने की सलाह देंगे क्या? सेफ्टी के लिए कोई कंसर्न्स होते हैं क्या? तो मैंने आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया कि आपने एक्चुअली क्वेश्चन कॉर्पोरेट बॉन्ड पे पूछा था, और मेरा एक जनरल रिकमेंडेशन है कि कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्टली कॉर्पोरेट बॉन्ड या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में पैसा ना डाले। वही सर इस पे कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है कि उन्हीं कॉर्पोरेट्स को पैसा देता है, लेकिन अमूमन एक म्यूचुअल फंड के अंदर 50, 60, 70, 80 कॉर्पोरेट्स को वो पैसा देता है, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। और जब जैसे कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट में खराबा भी हो जाता है, तो उसके बावजूद भी आपका ओवरऑल पैसा नहीं डूबता है, क्योंकि आधा 1% पोर्टफोलियो में खराबा होता है। म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं, तो इसलिए वो अपने पैसे को की उगाही भी वापस कर पाते हैं। एक आम आदमी जब फिक्स डिपॉजिट देता है तो जनरली अनसिक्योर्ड होता है, और वहां पे अगर खराबा हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आम इन्वेस्टर को आपके मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप, और मैं म्यूचुअल फंड नहीं मैनेज कर रहा हूँ अभी, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप डायरेक्टली किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट को लेने के बजाय आप एक ठीक ठाक से शॉर्ट टर्म फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जाइए, आप किसी अच्छे एडवाइजर से पूछिए, तो वो आपको सलाह देगा कि कहाँ डालना है। क्योंकि आपको मोटा मोटी वही कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक्सपोजर मिल रहा है, या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट जिसको आप बोलते हैं उसका एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन वो बड़ा डाइवर्सिफाइड है। और म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर आप 3 साल अगर रहते हैं तो आपका टैक्सेशन जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। तो जो नेट ऑफ टैक्स आपका रिटर्न बनता है म्यूचुअल फंड में, वो बहुत बेहतर हो जाता है बनिस्बत एक कॉर्पोरेट एफडी के। ठीक है। लेकिन जस्ट एक और पॉइंट कि आपका जो क्वेश्चन था कि कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट क्या रिस्की है, तो उसका आंसर है कि इट डिपेंड्स। कई सारे कॉर्पोरेट्स जो है उनकी जो लो रेटिंग है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अभी भी बहुत बेहतर नहीं है, वो काफी अच्छी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो उसके चक्कर में अट्रैक्ट होकर के उनमें इन्वेस्ट करना गलत होगा। किसी भी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उतनी ही रिसर्च करनी पड़ेगी एफडी में, जितनी आप किसी इक्विटी को खरीदने में करते हैं। उनका रेटिंग रैशनल को ढूंढिए, गूगल करके आप क्रिसिल या इकरा का जो रेटिंग रैशनल है उसको ढूंढिए, उसको अच्छे से पढ़िए, 2-4 जानकार लोगों से समझिए कि ये कंपनी ठीक है नहीं है। जनरल गूगल सर्च के अंदर आप देखिए कि
कहीं कोई गलत ढंग से कोई फ्लैश तो नहीं आ रहा है, रेटिंग डाउनग्रेड तो नहीं हुआ है, और उन सब के बाद में आप डिसाइड करिए कि ये कॉर्पोरेट एफडी में डालना है नहीं डालना है। उसकी बजाय अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपको 25-30 पैसा, आप डायरेक्ट प्लान में अगर जाएंगे तो 25-30 पैसा 40 पैसे के आसपास में एक्सपेंस देना पड़ता है उसके, और लेकिन आपको पूरी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आपको मिल जाती है, जिससे कि आपके रिटर्न भी बेहतर हो सकते हैं, टैक्स का इंप्रूवमेंट भी होता है, और साथ साथ में बड़ा डिवर्सिफिकेशन भी मिलता है। तो अगर आपको बॉन्ड का प्रीमियम लेना है तो पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये बहुत पते की बात कही मनीष जी ने। लेकिन मनीष जी, एक आखिरी सवाल और उससे हम क्लोज करेंगे इस चर्चा को, वो ये कि अभी तो देखिए यील्ड्स ऊपर जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि ग्लोबली ये माहौल बना हुआ है। आप कब तक देख रहे हैं कि ये यील्ड्स ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करेंगी? आप दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए अगर हम कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाके अगर निवेश करता है, वहां पर टैक्सेशन का क्या हिसाब किताब है? क्या शॉर्ट टर्म के लिए वो बेनिफिशियल है या फिर अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए जाता है तभी फायदे की सौदा है वो? देखिए, दो बात, एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का टैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया है कि वो एक जैसे फिक्स डिपॉजिट के साथ होता है कि अगर वो आप शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल 3 साल के पैसे डाल रहे हैं तो जो आपको इंटरेस्ट बन रहा है वो आपकी इनकम माना जाता है, और आपका टैक्सेशन जो टैक्स दे रहे हैं अपनी इनकम पे वही टैक्स उस पर लग जाता है। तो अगर आप 40% टैक्स दे रहे हैं तो आपको उतना 40% टैक्स आपकी इंटरेस्ट इनकम के ऊपर भी लग जाएगा। जो आप 7% जिसको बोल रहे थे वो घट करके 5.25 हो जाएगा, है ना। तो उसी लिए मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में अगर डालेंगे तो वो उस गेन को 3 साल बाद में कैपिटल गेन माना जाता है, अकॉर्डिंगली वहां पर टैक्स जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो उसकी वजह से टैक्सेशन का जो ट्रीटमेंट है वो एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट को मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक टैक्सेशन का वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। पर मनीष जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारा साथ देने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और एफडी क्या है नज़रिया और क्या हो सकता है आपके लिए बेहतर विकल्प। पर चलिए, योर स्टॉक्स में शो को अब आगे बढ़ाते हैं और आपको क्विकली सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर एक फ्लैश हो रहा है 9167329108। इस पर आपको कॉल करना है, SMS करना है, व्हाट्सएप के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं या फिर ईटीना स्वदेश के नाम से जितने भी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे जाकर आप अपनी स्टॉक क्वेरीज पोस्ट करें। और आज आपके सवाल देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान सबसे पहले वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के विवेक कारवा जुड़ चुके हैं और साथ ही 5 पैसा के रुचित जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मार्केट्स पे नजरिया एक बार रुचित आपसे क्विकली समझना चाहेंगे, कौन से लेवल्स आप ट्रैक कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि हम निफ्टी को देख रहे हैं कि 18,000 पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर क्या इसमें कामयाब रहेगा? क्या कुछ डेटा बता रहा है आपको? आई थिंक मोरलेस देखेंगे तो ये ग्लोबली जो नेगेटिव संकेत हम यूएस मार्केट्स की तरफ से देख रहे हैं उसका असर ये हो रहा है कि हमारे मार्केट्स के अपसाइड अब शायद शॉर्ट टर्म में लिमिटेड रहेंगे और नीचे 17,950 ये काफी अहम सपोर्ट लेवल है क्योंकि एक तो 18,000 के पुट राइटर्स की पोजीशंस काफी एक्टिव है। तो इनके 17,950 18,000 ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो फिर उनकी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग पोजिशन हमने देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल तो शॉर्ट टर्म के हमें लग रहा है ये 17,950 और 18,200 ये रेंज मार्केट के लिए बनी हुई रहेगी और उसमें मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे। बट अगर 17,950 का लेवल अगर टूट जाता है तो फिर मार्केट पे फिर थोड़ा कॉशियस होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो बाजार पर तो ये व्यू आपके लिए हो गया। थोड़ी देर में आपकी सवाल जवाब के सिलसिले की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त हम चलेंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहां पर चल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और वहां पर स्टारबक्स के को फाउंडर जेव सीगल का संबोधन चल रहा है। आइए उनको सुनते हैं। So, we looked at each idea and said, well, is this a good idea? Is it going to be profitable? Are we the right people for each idea? And we decided that after doing our research that the idea of becoming a coffee roaster was probably the best idea for us. But of course, we loved good coffee, but we didn't know nothing about the coffee business. So we did what you would do. What would you do? You would find an expert to coach you. And we found a wonderful man who became an uncle to us
and he helped us learn about the coffee industry. We loved him, he loved us, and he made it possible for us to move into the coffee industry really easily. So that's how the idea happened. So then fast forward. Fast forward. Hang on. Have some more. Fast forward one decade, you actually became a barista, right? And that's when you actually got on board Schultz, Howard Schultz. Yep. And from those days, right, till between when you started and when you got, what were some of the early lessons on how you built the brand and how the whole thing evolved from being a coffee roasting company to a barista? So we're talking now about the first decade of Starbucks after the initial startup. Now, I just want to remind you that we're talking here about the 1970s. When we started Starbucks, nobody had a computer. Think about that. I mean, that's a long time ago. So during that 10 years, Starbucks grew to become sort of a powerhouse company, but only in Seattle. During that time, in about 1982, Starbucks was big enough to have a director of sales and marketing. लेकिन बाजार में कुछ खास हलचल नहीं है। अच्छी बात यह है कि 18,000 जहां पर हम थे वहीं पर अभी भी हैं और सेंसेक्स निफ्टी बैंक लाल निशान में देखेंगे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की तस्वीर उतनी खराब नहीं है। फटाफट आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। गुजरात से जोड़ेंगे जेके श्रीवास्तव जी को। श्रीवास्तव जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार, मैंने मिष्टान फूड के 500 शेयर लिए थे प्री बोनस 27 रुपीस पर। अभी हमारी एक्विजिशन प्राइस है करीब 13 रुपए 55 पैसे। तो अभी मुझे इसमें क्या करना चाहिए? 13 रुपए 55 पैसे पे आपने लिए थे, राइट? 1000 शेयर और अब ये सिंगल डिजिट में ये शेयर आ गया है, 9 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। विवेक क्या सलाह देंगे मिष्ठान फूड को लेकर? ट्राई करते हैं आप इसको? लकीली इनफैक्ट ट्रैक कभी नहीं करता था मैं, लेकिन लकीली किसी ने बोला इस कंपनी के बारे में और 4-5 दिन पहले ही देखा मैंने। तो मतलब काफी जो हल्दीराम टाइप्स है ना, उस टाइप की कंपनी है ये। अभी जो बीकाजी का ये भी चल रहा है आईपीओ, तो उस टाइप की कंपनी है। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब इसके प्रोडक्ट्स है अवेलेबल स्टोर्स में, लेकिन जो कंपटीशन है इस स्पेस में, बीकाजी पे भी देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना कोई खास है नहीं। और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज ये अभी फिलहाल ठीक है, आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन आपको अगर आपका प्राइस करीबन 13 रुपया, मतलब 13 रुपये एक फेयर वैल्यू है ये बोलूंगा मैं। अगर 13 रुपया आपको मिल जाए तो वहां पे आपको निकल जाना चाहिए। इस रेट में जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, तो आप इसको होल्ड कीजिए। कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहूंगा 13 के ऊपर, क्योंकि इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1100 करोड़ हो जाएगा। उसके बजाय जैसे बीकाजी है, फ्यूचर में हल्दीराम आए, तो वो कंपनीज मच बेटर है। इनपुट कॉस्ट इनका बहुत कॉस्टली है और मार्जिन प्रेशर इन पे कभी भी रहेंगे। ओके, तो मिष्ठान फूड्स जो आपकी बाइंग है वो आपकी कॉस्ट पे आ जाए, उसके बाद आपको निकल जाने की ही सलाह मिल रही है। बहुत ज़्यादा इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपना लॉस कवर करके आप यहाँ से एग्जिट ज़रूर ले लें। अगले कॉलर हमारे साथ यूपी से समर फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग समर, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैं समर बात कर रहा था लखनऊ से। मैम मेरे पास पॉलीप्लेक्स के 75 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 2200 रुपीज, जिसको मैं बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहता हूँ। लेकिन अभी जैसे इसका प्राइस अबाउट 1800 रुपीज है, तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या मैं और एवरेजिंग कर सकता हूँ, या मतलब अभी मेरे को और नीचे के दाम दिखेंगे, या मतलब अभी मैं और इसको लंबा कितना होल्ड करूँ ताकि मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ? ओके, तो पॉलीप्लेक्स है आपके पास, यहाँ पे आपको लॉस ही हो रहा है आपकी होल्डिंग में। पर विवेक एक बार आपसे समझेंगे, देखिए आपने इनका सवाल सुना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये, क्या लगता है कि 2100 और उसके ऊपर के रिटर्न्स देने के लिए इस काउंटर में बने रहे? बहुत बढ़िया कंपनी है सृष्टि ये, और जो मतलब प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, पेट फिल्म है,
वायर्स में भी है ये कंपनी। तो ये आगे चल के आपको काफी अच्छा रिटर्न्स दे सकती है, ये 100% पॉसिबिलिटी है। और दूसरा इसमें एक मेजर जो मुझे पॉजिटिव लगता है कि कंपनी में डेट लेवल्स ऑलमोस्ट क्या जीरो ही है, डेट लेवल जीरो है। और इसका जो भी मतलब जो कामकाजी मुनाफा बोलते हैं ना, वो करीबन 37-38% से ग्रो होते आ रहा है। अब ठीक है, सारे स्टॉक्स बहुत बढ़े थे हद से ज्यादा पिछले साल, और उसके कारण एक करेक्शन आया है, लेकिन इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, और लॉन्गर टर्म में ये पक्का मल्टीबैगर बन सकता है। मतलब यहाँ से भी आपको 50% से लेके 100% तक आपको मिल सकता है इसमें। ठीक है, पॉलीप्लेक्स को लेकर काफ़ी बुलिश टोन विवेक का, लेकिन एक खबर आई है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। ये खबर है कि थाईलैंड की कंपनी इंडोरामा वेंचर्स पॉलीप्लेक्स को अक्वायर करने की रेस में शामिल हो गई है। और पॉलीप्लेक्स जो है वो पीटी फिल्म मेकर है, और बेन कैपिटल और सीवीसी जैसे बड़े निवेशकों ने भी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया, और आज की जो तेज़ी है वो इसी वजह से है। पॉलीप्लेक्स में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास का उछाल है। आगे बढ़ेंगे, राज का सवाल लेंगे मुंबई से। राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राज नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर मैं राजगौर बात कर रहा हूँ मुंबई से जी। मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्री के 900 शेयर हैं 190 ऑन एन एवरेज प्राइस पे। 190 की एवरेज प्राइस पे है 900 शेयर, 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपके खरीद भाव से अभी भी 15 रुपये ये दूर है। हालांकि हम देख रहे हैं कि आज बहुत ही शानदार तेज़ी है एक्साइड के स्टॉक में, और अगर हम काफ़ी टाइम से एक रेंज बाउंड ये शेयर था, लेकिन आज लग रहा है कि ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं। रुचित, आज की तेज़ी क्या कह रही है, और आगे ये शेयर को कहाँ पर लेकर जाएगी? आई थिंक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमने पिछले कुछ समय में ये स्टॉक में देखा है, लेकिन आप सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप पिछले 2-3 महीने में देखें तो स्टॉक के जो भी प्राइस अप मूव्स आ रहे हैं उसमें ग्रेजुअली एक अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, और करेक्शंस पे वॉल्यूम्स कम है। तो ये क्लियर नो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, और वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है। और नो शॉर्ट टर्म के लिए 200 रुपए तक के टारगेट से स्टॉक में लग रहे हैं, 200 से 205 के रेंज में स्टॉक आ सकता है। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा इनकी स्टॉक में जो पोजिशन है वो होल्ड करे, और 200-205 के आसपास आता है तो वहां पे फिर स्टॉक को रिव्यू करें। ठीक है, एक्साइड को लेकर ये व्यू। लेकिन दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाके यानी कि एनसीआर में पोल्यूशन की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है, और लोगों को घरों में अब कैद रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, और क्या उनकी अपील है जनता से, ये भी सुनते हैं। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। हमने 1,20,000 के आसपास जो मशीनें दी जो पराली को बीच में ही, ज़मीन के बीच में ही खपत कर देती हैं। पीएयू ने एक ऐप बनाई, जैसे आप उबर ओला की ऐप देखते हो कि आप उस पर अगर टच करते हो तो आपको आपके रीजन में 2-3 किलोमीटर की रेंज में जितने भी मशीनें अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट नंबर सहित उसमें आ जाता है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफ़ी गंभीर स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, और उसको लेकर जो वहाँ का शासन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो आप अभी सुन रहे थे। पर फिर से एक बार इक्विटी मार्केट्स का रुख करते हैं, और आपके सवाल जवाब ढेर सारे आ रहे हैं हमारे पास। अगले दर्शक की क्वेरी लेते हैं। हमारे पास शैलेंद्र हमारे पास मुंबई से डॉक्टर राजीव जी फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कौन सा स्टॉक है उनके पास। नमस्कार राजीव जी, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है। ओके, शायद इनसे संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, पर इन्होंने क्वेरी भेजी है हमारी टीम को। ये रेणुका शुगर्स पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास करीब 28,000 शेयर्स हैं और इनकी बाइंग प्राइस 62 रुपीज़ है।
अभी देखें तो इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, लगभग 1 लाख रुपए का। वो इसलिए कि क्वांटिटी इनके पास ज़्यादा है। पर विवेक, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए, शुगर स्पेस की एक लॉन्ग टर्म स्टोरी तो इंटैक्ट है, पर कई सारे शुगर स्टॉक्स अपने ऊपरी स्तरों से करेक्ट होते हुए भी नजर आए हैं। रेणुका शुगर्स, क्या आपको लगता है कि बढ़िया रिटर्न्स इनको देगा? 62 और उसके ऊपर के प्राइस हमें नज़र में रखने चाहिए? क्या रहेगी इनके लिए राय? सृष्टि, पहले तो ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास रेणुका शुगर दवा के लिए हुए, तो काफी वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से मतलब 80 टू 83 अगले 1-1.5 साल में जाना चाहिए। अब मैं इसको रेणुका शुगर भी नहीं बोलूंगा, इसको तो मैं बोलूंगा कि रेणुका बायोफ्यूल कंपनी फ्यूचर में ऐसा बन जाएगा। और इसका जो ओनरशिप है, आप अगर नोट करो तो ये है विल्मर लिमिटेड, जो अडानी विल्मर वाला विल्मर है, वो इसका कंट्रोलिंग स्टेक या मैनेजमेंट आप ले लो, तो बहुत बढ़िया कंपनी है ये शुगर स्पेस में। और शुगर स्पेस में मैं इसको नंबर 1 आफ्टर बलरामपुर चीनी इसको नंबर 1 मानता हूँ। तो मैं काफी बुलिश हूँ, जैसे मैंने कहा मेरे पास भी काफी होल्डिंग है इसका। और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि एक बार 68 69 आए तो टेम्परेरी प्रॉफिट बुक करके वापस 82 के लिए वापस लेंगे। तो होल्ड कीजिए, इनफैक्ट बाई भी कर सकते हो आप। ठीक है, श्री रेणुका को लेकर ये भी गुजरात से बलदेव जी का सवाल लेंगे। इनके पास है बजाज फिनसर्व के 100 शेयर हैं 1805 रुपए के भाव पर। बजाज फिनसर्व आज है निफ्टी का टॉप गेनर। ये शेयर 1788 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। इस पर क्या राय होगी रुचित आपकी? बजाज फिनसर्व आज तो बहुत अच्छी तेजी है और आज कल भी हमने देखा था कि फाइनेंशियल और बैंकिंग स्पेस से सपोर्ट थोड़ा सा मिला था बाजार को। बजाज फिनसर्व कैसे चार्ट लग रहे हैं इसके आपको? चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे है। जो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि स्टॉक जब ओवरबॉट हुआ था, तो उसके बाद जो करेक्शन भी हुआ है वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ है स्टॉक में। तो यूजुअली एक अप ट्रेंड के बीच में टाइम वाइज करेक्शन, तो ओवरबॉट मोमेंटम रीडिंग स्कूल ऑफ हो गया और आज फिर से अपमूव का रिजम्पशन स्टॉक में देखा गया। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स भी तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स जनरली स्टॉक में होते हैं उससे बेहतर वॉल्यूम्स पहले 2 घंटे में ही स्टॉक में हो चुके हैं। तो ये क्लियर एक पॉजिटिव साइंस है। यानी जो प्रीवियस स्विंग है 1840 1850 के आसपास आप एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट एक वीक में ये स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं। और वो लेवल्स पार होते हैं तो 2000 तक के नियर टर्म टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें और स्टॉक में बने रहें। ठीक है, तो 2000 तक के टारगेट्स आप इसमें ध्यान में रखिए और फिलहाल आपको बने रहने की सलाह मिल रही है। फिर से एक बार अपसाइड मोमेंटम ये स्टॉक दिखा रहा है। अगले कॉलर हरियाणा से मनीष जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। नमस्कार मनीष जी, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? मेरे पास डाबर है और CESC है। डाबर मैंने 560 पे परचेज किया था। ओके, और CESC की क्या बाइंग प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है? 88 रुपीज पे लिया था। 60 ओके, 88 रुपीज पे। मनीष जी, आप क्या बताएंगे कि दोनों ही काउंटर्स में निवेश का नजरिया है या छोटी अवधि के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है आपने? लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे मैम। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं दोनों ही काउंटर्स। विवेक, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए, 2 काउंटर्स हैं। डाबर तो देखिए इनकी खरीद के आसपास ही है, पर क्या नजरिया है? क्योंकि पूरा FMCG स्पेस इस साल काफी अच्छी तरीके से उभरता हुआ नजर आया है। क्या यहाँ से डाबर जैसी कंपनी में और रिटर्न्स की उम्मीद रखें? और साथ ही CESC पे आप इन्हें क्या राय देंगे? 88 रुपीज की बाइंग प्राइस है, लगभग 100 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। दोनों पे होल्ड रहेगा सृष्टि। मैं 1 बाय 1 आता हूँ। देखिए, डाबर जैसे आपने कहा, पहले इनका इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गया था सारे FMCG का, और कई कंपनीज में दिक्कत आ रही थी, चाहे वो पाम ऑयल ले लो या फिर बाकी और कोई भी FMCG प्रोडक्ट ले लो। अब वो सारे जो सर दर्द थे वो सेटल हो गए और ये कंपनीज वापस बैक ऑन ट्रैक है। तो डाबर एक एवरग्रीन कंपनी है, आपको ना डरने की कोई बात है ना कुछ। यहाँ पे आपने अगर लिया है तो स्लो एंड स्टेडीली आपको FD से ज्यादा ये रिटर्न देके ही निकलेगा हर साल पर एवरी ईयर। तो इसको आपको होल्ड करना चाहिए। अब CESC में देखिए, पावर सेगमेंट में काफी चीजें हो रही है। अब ये एक स्पेस ऐसा है कि आपको एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहिए। इन वैल्यूएशंस पे मुझे CESC बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछले 1-2 क्वार्टर से रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, इसके लिए स्टॉक में करेक्शन आया। लेकिन जो सरकारें कर रही है कि पावर थेफ्ट कम हो और इसमें एक रैशनलाइजेशन आए पावर सेक्टर में, तो इन कदमों का पूरा बेनिफिट मिलेगा सारी पावर कंपनीज को। तो CESC भी आपको होल्ड करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि आपका बाइंग प्राइस आपको मिल जाएगा वापस। ठीक है, CESC को लंबी अवधि के लिए खरीदने की सलाह है।
व्हाट्सएप के जरिए है सत्येंद्र भारद्वाज जी का सवाल। इनके पास है पीएनबी के 70 शेयर 43 रुपए के भाव पर। हालांकि नतीजों के बाद हमने देखा था शेयर में कमजोरी आई थी और शेयर टूटा था, लेकिन विवेक कहीं ना कहीं अब बैंक उस प्रोसेस में है कि अपनी बैलेंस शीट को क्लीन किया जाए, लेकिन एक लंबे वक्त से कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। लेकिन क्या इस बात के कोई संकेत मिल रहे हैं क्या कि अब थोड़ा सा समय और दिया जा सकता है इसको? अभिषेक, मतलब ऑलमोस्ट किसी से भी बात करो, इनफैक्ट कुछ समय पहले मैं भी पीएसयू सेगमेंट पे काफी बुलिश था, लेकिन जैसे जैसे ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं मेरा वो बुलिश नजरिया थोड़ा सा कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले आप इंटरेस्ट रेट और यील्ड्स की बात कर रहे थे, तो क्या कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे इन बैंक्स को प्रेशर देखने को मिलेगा, और आगे चल के ये होने वाला है कि जो एफडी का मार्केट है उस मार्केट शेयर के लिए बहुत ज्यादा हिटअप होगा ये सेगमेंट। तो कौन सी बैंक क्या कर पाएगी ये बहुत कहना मुश्किल है। तो आप अगर दिग्गज बैंक्स के साथ रहो तो वो बेस्ट आइडिया रहेगा, और पीएनबी टाइप्स काफी बढ़ चुका है, तो यहाँ पे ऑन एवरी रैली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये मेरी सलाह रहेगी। ठीक है, हर रैली पे आपको प्रॉफिट बुक करने की राय मिल रही है, ये आपके लिए राय आपके पीएनबी की बाइंग प्राइस को लेकर। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पे नज़र डाल लेते हैं। प्रताप स्नैक्स के जो दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं वहाँ पे मुनाफे और कामकाजी मुनाफे पर फिलहाल इस बार दबाव देखने को मिला है और मार्जिन्स में भी कमी आई है। पर नतीजों पर आइए समझते हैं कि आगे के लिए क्या आउटलुक है और ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी की क्या है। ये कंपनी के मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कंपनी के एमडी और सीईओ अमित कुमित का हम स्वागत करते हैं ET Now स्वदेश पे। गुड मॉर्निंग अमित। सबसे पहले तो आपसे हम नतीजों पे ही समझना चाहेंगे, थोड़ी सी कमजोरी जरूर आते हुए दिखी है। क्या ये प्राइसिंग लेड ग्रोथ है या फिर क्या वॉल्यूम लेड ग्रोथ है? जितनी भी आपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, इसके पीछे के कारण क्या है? तो जो ग्रोथ है वो एक्चुअल ग्रोथ है, हमने कोई प्राइस है कभी लिया नहीं है, तो पूरी वैल्यू लेड ही ग्रोथ है। इसमें प्राइस इंक्रीज के रिलेटेड कोई भी वैल्यू कोई भी ग्रोथ नहीं है। सेकेंडली, जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले क्वार्टर में -0.5% एबिटा था, जैसे ऑलमोस्ट अभी 5% में पहुंच गए हैं। पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग का बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है, कोविड के टाइम में प्राइसेस बहुत हाई हो गई थी, उसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है। तो एक साल का अगर आप अंतराल में देखेंगे तो 6.5% से रॉ मटेरियल की प्राइसिंग आज की तारीख में बढ़ी हुई है। तो उसमें से ऑलमोस्ट 5% हम बेसिकली मिटिगेट कर पाए हैं चैनल मार्जिन कम करके, चैनल मार्जिन और बाकी कुछ चीजें हमने जो प्रोडक्शन में चेंजेस करें वो करके। तो ऐसा लगता है कि आगे मार्जिन और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसिंग और सॉफ्ट हो रही है, उसका इम्पैक्ट अगले 2-3 क्वार्टर्स में दिखना चाहिए। ठीक है अमित जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए अब तो धीरे धीरे जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं थोड़े से नीचे आ रहे हैं और आप भी भरोसा जता रहे हैं कि मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। क्या कोई प्राइस हाइक लेना पड़ेगा आपको मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर इसके बगैर ये हो जाएगा? अभी कोई प्राइस हाइक का कोई टारगेट नहीं, विदाउट प्राइस हाइक ही हो जाएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग सॉफ्ट हो रही है, थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है, आगे और सॉफ्ट होगी, क्योंकि पहले के कुछ सौदे करे हुए रहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कोई भी प्राइस हाइक नहीं लेना पड़ेगा और मार्जिन इंप्रूव हो जाना चाहिए। प्राइस हाइक्स के प्लान्स नहीं है। पर अमित जी देखिए, PLI स्कीम को लेकर भी कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान जारी किए थे। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? क्योंकि FY23 का पूरा अपने टारगेट प्लान बताया था। क्या सेकेंड हाफ में और इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देखेंगे और उसको लेकर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? तो अभी बेसिकली जो PLI स्कीम है उसमें से 105 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना था, जिसमें से ऑलमोस्ट आधा इन्वेस्टमेंट अभी कर चुके हैं, बाकी काफी परचेज ऑर्डर भी रिलीज कर चुके हैं। कंपनी अभी जम्मू में एक नया प्लांट लगा रही है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा या से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया के लिए जम्मू में फैसिलिटी लगा रहे हैं, जो कि इंदौर के बाद में सबसे बड़ा प्लांट होगा, और वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट अभी इंदौर में बनाते हैं सभी प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। ओके और अमित जी देखिए, अभी जो है थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होती हुई पूरी हमें जनता देख रही है। कई सारे कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो फ्राइड के बदले रोस्टेड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। क्या कुछ कंपनी के भी प्लान्स हैं कि वो इस कैटेगरी में, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कैटेगरी में भी आगे वेंचर इन करे या फिर उसको और अच्छे तरीके से एक्सपैंड करे? इस पे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
देखेंगे तो हमारा 35 से 40% जो पोर्टफोलियो है वो अनफ्राइड स्नैक्स है, जिसमें सिर्फ बेक करके ऑयल ऊपर से लगाते हैं और उसमें काफी ऑटोमेटिक ग्रोथ आ रही है। तो काफी हेल्दियर प्रोडक्ट है और कंपैरेटिवली बाकी जो फ्राइड प्रोडक्ट भी है उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑयल परसेंटेज मैनुअल फ्राइंग से काफी कम है। अगर स्पेसिफिकली अगर कोई बात करे तो भी हमने काफी कोशिश करी थी पिछली बार भी, कुछ हमने चिप बनाई थी, टपियोका को लेके कुछ चिप बनाई थी, बट उसका ज्यादा मार्केट में उतना उठाव नहीं आया था। पोटैटो चिप्स हमने लॉन्च करी थी कुछ बेसिकली इंग्रेडिएंट अच्छे डाल के, बट उसका मार्केट में उठाव नहीं आया था। अभी जो हमारे करंट पोर्टफोलियो है उसी के अंदर बेहतर प्रोडक्ट कैसे बना पाए, कम ऑयल कैसे दे पाए, उसके ऊपर जरूर काम कर रहे हैं हम। अमित जी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे। देखिए, आपके ये जो नंबर्स हैं वो तो सितंबर तक के हैं, उसके बाद फेस्टिवल सीजन ने पिकअप किया, दशहरा, दिवाली, इसके बाद और भी बड़े बड़े त्यौहार आएंगे। आप तो ये बताइए कि हमने तो बाज़ारों में भीड़ बहुत देखी, काफ़ी ज़्यादा उत्साह था त्योहारों को लेकर। आपके सेल्स किस तरह से ड्राइव हो रहे हैं और आपको आगे कैसी ग्रोथ दिख रही है अब? हमें लगता है कि दिवाली टाइम पे हमारा ऐसा कोई सीजन नहीं रहता है, क्योंकि हमारे तो 5 रुपए के प्रोडक्ट है, उस भीड़ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम आप देखेंगे पिछले 6-7 महीने से काफी इंप्रूव हो गया है। ऑलमोस्ट 30% से हम पिछले फर्स्ट हाफ में ग्रो कर पाए हैं और मिनिमम 15% की ग्रोथ हमें आगे अगले कई क्वार्टर तक लगती कि आ जाएगी इजीली। ओके अमित जी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में हमारे दर्शकों को बताने के लिए क्या कुछ आगे के ग्रोथ के कंपनी के प्लान्स हैं। वो जम्मू में एक नया प्लान सेटअप कर रहे हैं और उसको लेकर जो है PLI स्कीम के अंतर्गत भी बेनिफिट्स आने की पूरी उम्मीद है। तो ये थे प्रताप स्नैक्स के मैनेजमेंट। नतीजों के बाद हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ी सी बढ़त ज़रूर देखने को मिली है, जिसके चलते हम स्टॉक प्राइस में करीब 2% की फिलहाल तेज़ी देख रहे हैं। पर समय समाप्त होता है और इसी बड़ी अच्छी तो नहीं कहेंगे, राहत वाली कहेंगे कि जो बच्चे हैं दिल्ली में, उनके लिए थोड़ी सी राहत है कि प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जब तक प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं होता है, बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा उनके माता पिता को। तो ये एक राहत की खबर। लेकिन पोल्यूशन से लड़ाई के लिए सरकारें और क्या करती हैं, इस पर नज़र बनी रहेगी। अभी अभी हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपकी ही सरकार है पंजाब में भी, वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और कल ही हमने देखा था कि नोएडा से खबर आई थी कि पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 8 नवंबर तक बंद कर दिया गया है और दिल्ली में डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो बहुत बड़ी ये मुसीबत की घड़ी है दिल्ली के लिए खास तौर से, और हर साल होता है इस तरह की घटनाएं होती हैं पराले जलाने की या फिर दिवाली के बाद अचानक पोल्यूशन लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो उसके मद्देनज़र ये फैसला।